हेलो जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहले आपका जो टॉपिक है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका टेंसेस का, जिसको हम आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम श्याम है और मैं आपका एससी एकेडमी धर्मशाला और हिलियोस के कोचिंग सेंटर धर्मशाला में अभी पढ़ाता हूँ। अगर आपने ये हमारा ऑनलाइन बैच जॉइन किया है तो मैं आपको अपनी तरफ से 101% की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा। हमारी टीम ऑलरेडी रन है, आपको उनकी वीडियो भी एज़ अ सीक्वेंस में मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो एक शॉर्ट्स वीडियो रहेगी, उसमें मैं आपको टेंसेस के सिर्फ प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंसेस के रूल्स के बारे में बताऊँगा और स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले कि टेंसेस क्या हैं? तो टेंसेस आपके रहते हैं आपके यहाँ पे कि टेंसेस जो रहेंगे आपके हर प्रकार के सेंटेंसेस में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है? ये आपके 3 टाइप्स के रहेंगे, आपका है पास्ट, प्रेज़ेंट एंड आपका फ्यूचर। आगे ये फर्दर डिवाइडेशंस रहते हैं, सिंपल टेंस यानी कि इंडेफिनिट टेंसेस, कंटीन्यू टेंसेस, परफेक्ट एंड आपका परफेक्ट कंटीन्यू टेंसेस। इस प्रकार से ये 4 पार्ट्स में क्या रहते हैं आपके डिवाइड रहते हैं। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, प्रेज़ेंट कंटीन्यू टेंसेस बोलेंगे, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार से ये सभी में क्या रहेंगे आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेशंस रहती हैं इनकी। क्लियर है? इसके बाद है आपका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। चाहे कोई भी हम टेंसेस पढ़ें, चाहे कोई भी सेंटेंस लिख दें, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया जाता है इंग्लिश के अंदर, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चाहे हम पूरा ग्रामर पढ़ लेंगे, यही स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया जाएगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा आपका कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमारा होता है डूअर, डूअर यानी कि एक्शन को करने वाला, डूअर मतलब काम को करने वाला, उसको बोलेंगे हम आपका सब्जेक्ट कि ये काम किसने किया है, वो होता है आपका डूअर। इसके बाद होता है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो हेल्प करने का काम करे, किसको? मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करती है। मेन वर्ब क्या होती है हमारे पास? एक्शंस वर्ब होती हैं। एक्शन वर्ब होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे आपका कि काम क्या हुआ? जैसे मैं काम एक्शन वर्ब के बारे में बोलूँ, जैसे गो जाने का काम हुआ है, रीड पढ़ने का काम हो रहा है, ईट खाने का काम हो रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास एक्शन वर्ब है, इससे हमें पता चलता है कि काम क्या हो रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे हम आपकी एक्शन वर्ब बोलेंगे एंड देन आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है आपका रिसीवर। ठीक है? ये होता है रिसीवर, रिसीवर यानी कि काम क्या हुआ है? जैसे पढ़ने का काम हुआ है, तो क्या पढ़ा आपने? बुक को पढ़ा है, तो वो बुक क्या रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट होएगी। कि आपने जैसे मैं बोलूँगा, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ राम रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। यानी कि इस पढ़ने का काम किसने किया है? रीड आपकी एक्शन वर्ब हुई ना, पढ़ने का काम हो रहा है। किसने किया है? राम। तो राम आपका सब्जेक्ट है। राम ने किया क्या है? कौन-सी बुक पढ़ी है? तो बुक पढ़ने का काम हुआ है। काम हुआ है आपका पढ़ने का, वो क्या है आपकी बुक है। किसने किया? राम ने किया। डूअर कौन हुआ यहाँ पे? राम हुआ। एक्शन वर्ब क्या हुई? रीड्स हुई। बुक क्या हुआ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट में क्या चीज़ें होंगी? डूअर यानी कि डूअर क्या होता है आपका? सब्जेक्ट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, इस तरीके से फ़ॉलो किया जाता है। डूअर क्या होगा? रिसीवर क्या होगा? ऑलरेडी हम आगे पढ़ेंगे आपका कि इसको आइडेंटिफ़ाई किस प्रकार से करते हैं, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हम पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ेंगे, एक्शन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी-सी चीज़ें ये डिस्कशन की हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना होगा हमें, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे स्ट्रक्चर को? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको? नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि नॉट कहाँ लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा। तो ये बात आपने थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि नॉट कहाँ लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड मेन वर्ब से पहले लिखा जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसको ज़रा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क में हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? और लास्ट में हम क्या लगाएँगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बनाने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो हम
जैसे मैं बोलूँगा कि व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है? या फिर आपका वेयर आर यू फ्रॉम? यानी कि मैं या तो व्हाट से या तो व्हेन से, व्हेन आर यू कमिंग या फिर वेयर से क्वेश्चन या एक्सेट्रा आपका यहाँ से डब्ल्यूएच फैमिली से हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक वो तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का, एक दूसरा तरीका होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ पे लिख लिख देते हैं, सब्जेक्ट में लिख देते हैं। सब्जेक्ट इन द सेंस यानी कि सब्जेक्ट से पीछे। ठीक है? उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखते हैं एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। आगे हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं आपके। क्लियर है आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना होगा तो किस प्रकार से बनेगा? तो सेम ऐसे ही कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नॉट पे ध्यान रखेंगे कि नॉट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मैं बोलूँगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, नॉट, ऑब्जेक्ट, वो गलत होगा सेंटेंसेस का। कभी भी ऐसा सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? इसके बाद है कि इस तरीके का भी स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया जाता है कि सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाती है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है 2 ही जगह फ़ॉलो किया जाएगा। एक है आपका प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस और दूसरा है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। तो इन 2 जगह पे ये यूज़ किया जाता है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बाकी और कहीं पर भी ये वाला रूल या स्ट्रक्चर फ़ॉलो नहीं किया जाता है। तो 2 ही जगह हैं, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट जो आज हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको लग जाएगा पता कि किस तरीके का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो ये चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली। क्लियर है इतनी सी चीज़ें कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सभी सेंटेंसेस में आपका यही स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया जाएगा, चाहे पूरी ए टू जेड तक आप इंग्लिश ग्रामर पूरा पढ़ लेंगे, यही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक की समझ में आई। अगर नहीं आएँगी, तब भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। आगे है हमारे पास कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होगा आपका। सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शंस इन अ सेंटेंसेस। तो बोला है किसी भी सेंटेंसेस के अंदर कोई जो वर्ब होगी वो कोई एक्शन करेगी, तो वो एक्शन करने वाला व्यक्ति कौन होगा? या तो कोई पर्सन होगा या तो कोई थिंग होगी या फिर कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसी को क्या बोलेंगे? हम आपका सब्जेक्ट बोलेंगे। तो बोलने का मतलब सेंस वही है कि सब्जेक्ट क्या होगा आपका? डूअर यानी कि एक्शन को करने वाला, कि इस एक्शन को किसने किया है, इस वर्ब का जो काम किया है वो किसने किया है, और वो होगा आपका सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट लिखा जाता है सबसे स्टार्टिंग में। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंसेस में कि जो एक्शन होगा वो डन किया है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा डन किया गया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आपका ऑब्जेक्ट बोलेंगे एज अ रिसीवर, कि काम क्या हुआ है। तो जो काम हुआ है किसके द्वारा किया गया होगा? आपका सब्जेक्ट के द्वारा, वही हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, एक नाउन और प्रोनाउन। कि सब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन, बिल्कुल हाँ। जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है आपका, या फिर मैं बोलूँगा कि जो सब्जेक्ट है, ये दोनों ही या तो आपका नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। ये नाउन भी हो सकता है और आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। ये चीज़ें हम आगे भी डिस्कशन करेंगे कि एक सब्जेक्ट आपका नाउन होता है और एक सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। चीज़ें क्लियर हैं 3 चीज़ें? अभी के लिए बस इतना है चीज़ें याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में आपकी नाउन और प्रोनाउन चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे वर्ब आ जाए, कंजंक्शन आ जाए, प्रीपोज़िशन आ जाए, ऐसा नहीं होती हैं। क्लियर हैं चीज़ें? सबसे पहले जो आज हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे, वो है आपका प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंसेस का रूल। तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट आपका इंडेफ़िनिट टेंसेस का जो रूल रहेगा, वो इस तरीके का है कि सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद आपने क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है किसमें? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंसेस में। तो ये स्ट्रक्चर कौन-सा हुआ? सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुई एंड आपका सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये वाला रूल यहाँ पे क्या हुआ है? फ़ॉलो हुआ है। कहाँ यूज़ होता है ये? सिर्फ़ आपका प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में, और यहाँ पे मेन वर्ब कैसी लगी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रूल बना। अब यहाँ पे कभी-कभी
एस या ईएस भी लगता है। तो वही चीज़ समझनी है कि एस या ईएस कहाँ लगता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी किसको देख के लगाई जाती हैं, सब्जेक्ट को देख के लगाई जाती हैं कि सब्जेक्ट कैसा आया है। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर आया होगा, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन-कौन से होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट आपके? तो ही, शी, इट और किसी का भी नाम, चाहे राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, लता, ये सारे नाम आपके क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाए जाएँगे। इनके नाम के साथ हमें क्या लगाना है आपका एस या ईएस लगाएँगे। क्लियर है? अब दूसरी बात कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होंगे फिर? आई, वी, यू एंड दे। ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरी की पूरी इंग्लिश में आपको यही पढ़ने हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो यही होते हैं। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हैं, आई, वी, यू, दे क्या होते हैं प्लूरल। आई के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आई आपका स्पेशल कैटेगरीज़ में आपका प्लूरल माना जाता है क्योंकि आई कभी-कभी आपका सिंगुलर होता है, कभी-कभी आपका प्लूरल होता है। हर टेंसेस में हम पढ़ेंगे कि आई कहाँ सिंगुलर है, कहाँ प्लूरल है। दोनों का केसेस में हम पढ़ेंगे कि आई क्या चीज़ है। क्लियर है? कभी-कभी आई ना तो सिंगुलर होता है, ना ही प्लूरल होता है। आई अलग कैटेगरी को फ़ॉलो करता है इसलिए इसके साथ हम एम यूज़ करते हैं। इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर पाते हैं, ना ही प्लूरल वर्ब यूज़ कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आई के केस में मैं हर टेंस में बताऊँगा कि जैसे कि इस टेंसेस में हम पढ़ेंगे कि आई क्या रहेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर है 3 चीज़ें? धीरे-धीरे आपको ये समझ में आएँगी जैसे-जैसे हम आपके आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम कोई भी एस या एस नहीं लगाएँगे, तो ये इस बात का भी आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसका मैं एक अब बताऊँगा कि एस या एस किस प्रकार से लगता है जैसे राम गोज़ टू मार्केट। अब देखिए राम मार्केट जाता है तो यहाँ पे मैंने ईएस यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है। क्लियर है? अब मैं एक और लिख रहा हूँ राम रीड्स अ बुक। राम सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दिया। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है? एस या ईएस लगाएँगे तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया एस। तो यहाँ पे आपका डॉट बनेगा कि सर यहाँ पे आपने एस लगाया है और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने ईएस। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ आप क्या लगाएँगे? एस लगाएँगे और यहाँ पे वोवेल है। वोवेल अगर साउंड देगा तो वहाँ पे आप क्या लगाएँगे? ईएस लगाएँगे। क्लियर है? जब भी वर्ब में आपका वोवेल होगा यहाँ पे लास्ट वर्ड तो ईएस, कॉन्सोनेंट होगा तो आप क्या लगाएँगे? सिर्फ़ एस लगाएँगे। कंडीशन सिंगुलर सब्जेक्ट की है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी एस या ईएस जुड़ेगा, अदरवाइज़ कभी भी एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? अब मैं एक आपको इसी को प्लूरल में बना के देता हूँ। दे गो टू स्कूल। तो ये मैंने दे बोला, दे के बाद मैंने गो लिखा, कोई भी यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है आपका कि ये यहाँ पे ईएस बोल दिया जाएगा। दे गोज़ टू स्कूल बोलूँगा, गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी यहाँ पे एस या ईएस नहीं बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा आपने। क्लियर है? आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो यहाँ पे। अगर इतनी सी बात क्लियर हुई है तो हम आगे चलते हैं आपका। तो देखिए आगे, इसके बाद ये आपका चलेगा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंसेस में। मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंसेस में जो अभी हमने रूल पढ़ा है, एक सब्जेक्ट पढ़ा, मार्कर चेंज करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सब्जेक्ट पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, इसके बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होती नहीं है, सब्जेक्ट है आपका, मेन वर्ब है एंड आपका ऑब्जेक्ट पढ़ा। अब देखिए मेन वर्ब में हमने पढ़ी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि ऐसे या यस यूज़ करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हुआ तो मैं क्या यूज़ करूँगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या यस यूज़ करेंगे। और कब यूज़ नहीं करेंगे एस या यस? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। तब आप कोई भी एस या यस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है। क्लियर है इतनी चीज़ें? इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि कहाँ पे हमें एस या यस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कहाँ पे हमें नहीं लगाना है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए जब आप किसी सेंटेंसेस को लिखते हैं जैसे एक सिंपल सा है, जैसे मैं बोलूँगा
आई गो टू स्कूल, वही वाला मैंने ले लिया एग्ज़ाम्पल। इसको अगर आपको नेगेटिव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे आई नॉट गो टू स्कूल या आई गो नॉट टू स्कूल लिखेंगे। देखिए ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पीछे अगर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तब भी गलत है एंड इसके बाद लिखेंगे तब भी गलत है। तो नॉट लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया स्ट्रक्चर वाले में कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये मैंने बताया है ऑलरेडी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, बट सर आपने तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई बताई नहीं है। अगर नहीं बताई है तो यहाँ पे हम खुद से क्या लेते हैं, डू या डज़ का यूज़ करते हैं। डज़ या हम यूज़ करेंगे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू यूज़ करेंगे हम आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? अब आई क्या था? आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। देखिए, अब इसको अगर आपने नेगेटिव में बनाना होगा तो कैसे बनेगा? शी डज़, क्या डज़ सही है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज़ करना है आपका डज़। शी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, डज़ यूज़ करना है, जो हमने यहाँ पे किया है। इसके बाद मैं क्या लगाऊँगा, नॉट, एंड इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, गो, सॉरी आपका शी डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो मैंने बोला शी डज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था आपका, सिंगुलर था। तो यहाँ पे सिंगुलर था तो यहाँ पर भी तो एस या ईएस लगना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। क्योंकि ऊपर वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने क्या लगाया था, एस या ईएस लगाया था। तो एक बात आपने एक और यहाँ पे रूल्स ध्यान में रखना है जो एग्ज़ाम में एरर के लिए आता है और हमें फॉलो करना होता है। कि जब भी डू तथा डज़ सेंटेंसेस में यूज़ होंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, तो हमेशा ही जो वर्ब रहेगी, वो वर्ब कैसी होती है आपकी, एक्चुअल फॉर्म में आती है। एक्चुअल फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी आपका एस या एस नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है इतनी सी बातें? तो मैं यहाँ पे 1-2 एग्ज़ाम्पल और लिखता हूँ जैसे ताकि आपको यहाँ के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। जैसे देखिए, शी शी वांट्स दिस पेन। तो देखिए ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, पॉजिटिव सेंटेंसेस है। शी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वांट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए एस लगा। अगर वोवल साउंड देता तो यहाँ पे मैं क्या लगाता, ईएस लगाता। शी सिंगुलर था तो इसलिए एस ई एस लगा है, फुल स्टॉप लगा है। अगर इसको नेगेटिव में बनाना होगा तो कैसे बनेगा? नेगेटिव, क्योंकि नॉट नहीं लग सकता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या ले लिया, डू या डज़। तो शी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज़ लग जाएगा। इसके बाद मुझे नॉट लगाएँगे, फिर मैं क्या लिखूँगा, वांट लिखूँगा, वांट के बाद मैं दिस लिखूँगा, दिस के बाद पेन आ जाएगा। अब यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है आपका, डज़ यूज़ हुआ है। क्लियर है इतनी चीज़ें कि कहाँ पे मुझे डू और डज़ लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज़ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपका डू लगेगा, और जब भी डू डज़ लगेंगे तो हमेशा वर्ब कैसे आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब एक सेंटेंसेस में और यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे दे दे जैसे बोलती जाए दे, वही वाला सिंपल सा, दे गो टू टेंपल। अब देखिए दे गो टू टेंपल है, सिंपल सा सेंटेंस है। अगर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे? तो जब भी इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आए तो ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। किंतु हेल्पिंग वर्ब क्या होगी?
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो यही होते हैं आपकी डू या फिर डज़ क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, क्योंकि खुद की नहीं है, हम खुद से लेते हैं आपकी डू और डज़ को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा आपका, डू दे गो टू टेम्पल या मार्केट, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ समझने के लिए है। इसकी जो प्रैक्टिस शीट रहेगी मैं ऑलरेडी आपको करवाऊँगा यहाँ पे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँ। अगर यहाँ तक का क्लियर हुआ हो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब देखिए ये तो हमने बना दिया, अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट में चेंज कर देता तो क्या आ जाता, डज़। जैसे मान लीजिए दे की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता शी या किसी का नाम लिखता, तो क्या आता, डज सीता गो टू टेम्पल या डज शी गो टू टेम्पल। कभी भी चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, कभी भी यहाँ पे एस या एस नहीं बनेगा। जैसे सीता, जैसे बोला जाए सीता डज गो टू स्कूल। तो सीता है, डज़ लगा है, बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। बट इसके अकॉर्डिंग मैंने एस या एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डज़ लगा है। डज़ लगा होगा तो कभी भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। ये ध्यान में रखना कि जब भी आपके डू और डज़ आते हैं, तो आपकी जो वर्ब रहती है, वो कैसी रहेगी, आपकी एक्चुअल फॉर्म में रहती है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में कि आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है उसका यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में। कभी-कभी यहाँ पे एस या एस का भी यूज़ किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो एस या ईएस लगाया जाएगा। एस आपका कॉन्सोनेंट के साथ, ईएस आपका वोवेल के साथ। कभी-कभी यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों, कब नहीं लगेगा? तो वो लगेगा कि जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे डू और डज़ का भी यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जब आपका सेंटेंसेस आपने नेगेटिव में बनाना होगा या इंटेरोगेटिव में बनाना होगा, क्योंकि खुद के इसके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए हमें खुद से लेने पड़ते हैं। तो कौन से लेते हैं? डू और डज़। डू आपका प्लूरल के लिए, डज़ आपका सिंगुलर के लिए। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है आपने। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस का सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे और कन्फ्यूज़िंग भी है और ये आपको कन्फ्यूज़ भी करता है। इसके बाद इसके कुछ और रूल्स भी हैं आपके प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस के, वो देख लेते हैं कि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ हम करते हैं रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए। रेगुलर एक्शन यानी कि जो हम डेली के काम करते हैं। तो कौन-कौन से काम करते हैं? जैसे कि आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। वी ईट फूड, मैं रोज़ खाना खाता हूँ। आई स्लीप इन एवरी डे, मैं हर रोज़ सोता हूँ। तो वो भी आपके किसमें आते हैं? आपके प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में। द मून गोज़ राउंड द अर्थ, जो मून है वो कहाँ घूमता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है। ये भी क्या है? आपका हर रोज़ का होने का काम है। आई मीट माई फ्रेंड्स एवरी फ्राइडे, मैं हर फ्राइडे को किससे मिलता हूँ? अपने दोस्त से मिलता हूँ। किसको दिखा रहे हैं? रेगुलर एक्शन को दिखा रहे हैं। ये रेगुलर एक्शन को दिखा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आई कम, जैसे मैं बोलूँगा आई एम कमिंग हियर डेली, तो वो सेंटेंस लिखना गलत होगा। तो कभी भी नहीं होगा। रेगुलर एक्शन हमेशा ही ऑलवेज़ किसमें बनेंगे? आपके प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस में बनेंगे। क्लियर है? इसके बाद इसको अगला रूल देखेंगे कि प्रेज़ेंट जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है, यहाँ पर भी प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस का यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जो हमेशा क्या रहते हैं, वो आपके सत्य रहते हैं, सार्वभौमिक सत्य, चेंज नहीं हो सकते जो। क्लियर हैं चीज़ें? अब इसको जो याद रखा जा सकता है इस तरीके से भी कि इंडेफिनिट में क्यों यूज़ किए जा रहे हैं ये आपके। इंडेफिनिट का मैंने मीनिंग बताया नहीं आपको, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि जिसके स्टार्टिंग के बारे में और एंडिंग के बारे में पता ना हो। कोई भी एक्शन होगा कि वो एक्शन कब से किया जा रहा है, कब तक वो कंप्लीट होगा एक्शन, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं होगी कि कब से ये स्टार्ट किया जा रहा है, कब तक ये एंड किया जाएगा। तो वो हमेशा ही किसमें बनेंगे? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंसेस में बनते हैं। जैसे इन द ईस्ट द सन राइज़ेज़ द एंड फॉल इन द वेस्ट, जैसे बोला गया है कि द सन राइज़ इन द ईस्ट, कि जो सन है वो कहाँ से निकलता है? द सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, कि सन कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना आपका। यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा वहीं से निकलता है आपका। दूसरी बात कि इंडेफिनिट में क्यों यूज़ हुआ है? तो देखिए ना, द सन के निकलने, राइज़ेज़ निकला है ना पूर्व से, तो आज तो नहीं निकला है। पिछले कल भी निकला था, परसों भी निकला था, आज से 10 साल या 20 साल या 40 साल या हज़ारों साल पहले चले जाएँगे, तब भी आपका पूर्व से ही निकलता था।
ऐसा नहीं है कि कल से नहीं निकलेगा, पूर्व से, परसों से नहीं निकलेगा या आने वाले 10-15 सालों से के बाद नहीं निकलना बंद हो जाएगा। तो इसका कोई एग्ज़ैक्ट डेट पता नहीं है। यानी कि ना तो मुझे इसकी स्टार्टिंग पता है, ना ही इसकी एंडिंग पता है, इसलिए ये किस में जाएगा आपका प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में बनेगा, ऑलवेज़। तो ये फिलर्स में आता है आपका, इसकी जगह कि पुट कीजिए कि द सन फिलर्स इन द ईस्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में आता है कि इज़ राइज़िंग तो नहीं होगा यहाँ पे कहीं, तो कभी भी नहीं होगा। अगर आपको आ जाए द सन इज़ राइज़िंग इन द ईस्ट तो नहीं होता है, हमेशा किसमें बनेगा आपका प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जहाँ लगा होगा वो आपका टेंस किसको इंडिकेट करेगा? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में। सन सिंगुलर है इसलिए ईएस लगा है यहाँ पे, एस लगा है। दूसरा है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ है, आज नहीं लगा रही है, सदियों से लगा रही है और आगे भी लगाते रहेगी। ना तो स्टार्टिंग पता है, ना ही एंडिंग पता है। द प्रेज़िडेंट ऑफ यूएसए लिव्स इन द व्हाइट हाउस। अब देखिए ना, प्रेज़िडेंट जो यूएसए का जो प्रेज़िडेंट है, वो कहाँ रहता है? व्हाइट हाउस में। तो ये आपका क्या है? जनरल ट्रुथ हुआ। तो ये जनरल ट्रुथ है आपको, आपका साथ में फैक्ट भी है और यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाया जाता है ये आपका। द अडल्ट ह्यूमन बॉडीज़ कंटेन 206 बोन्स। एक ह्यूमन बॉडीज़ में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन है, ये साइंटिफिक प्रूव किया जा सकता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो वो भी किसमें आते हैं? आपके प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में बनते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है आपका? प्रूफ किया जा सकता है, साइंटिफिक प्रूफ है। इसलिए ये भी किसमें बनेगा? आपका प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर इज़ बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो लिखना गलत होगा, सेंटेंसेस ऐसा नहीं बनता है। हमेशा ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में लिखा जाएगा, हमेशा एस लगेगा या ईएस लगेगा। जो भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट होगा तो एस लगेगा। क्लियर है? इसको इस प्रकार से भी बोला जा सकता है कि वाटर फ्रीज़ेज़ एट 100 डिग्री सेल्सियस, या सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। कि फ्रीज़ हो जाता है यानी कि जम जाता है कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जम जाता है। तो ये भी साइंटिफिक प्रूफ है, जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। गंगा कहाँ से निकलती है? आपकी हिमालय से निकलती है। हिमालय, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ है, आज भी निकली है, कल भी निकलेगी, परसों भी निकलेगी, आज से 10 सालों से भी निकल रही थी वहीं से। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसकी ना तो मुझे स्टार्टिंग पता है, ना ही एंडिंग पता है, इसलिए ये किसमें आते हैं? आपके यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक था हमारे पास टेंस, तो टेंसेस के अंदर हमने क्या-क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा है हमने यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो ऑलवेज़ सत्य रहते हैं, सार्वभौमिक सत्य रहते हैं, वो हमेशा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, कि जो रेगुलर एक्शन रहते हैं, वो भी कहाँ यूज़ किए जाते हैं? आपके प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा टेंसेस का हमने रूल पढ़ा और रूल के अंदर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होगी, एंड ऑब्जेक्ट होगा। मेन वर्ब आपकी कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी-कभी हम एस-ई-एस लगाएँगे किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस-ई-एस लगाएँगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो हम कोई भी एस-ई-एस नहीं लगाएँगे। दूसरा, कि कभी-कभी डू और डज़ भी लगाया जाता है यहाँ पे। डू प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों भी किसको देख के लगाए जाएँगे? सब्जेक्ट को देख के लगाए जाएँगे, कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो डज़, प्लूरल होगा तो डू। जब भी डू और डज़ का यूज़ करेंगे तो वर्ब हमेशा ही किस में आएगी? फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, कि एक डू और डज़ से क्वेश्चन बनेगा, एस या यस से मिलेगा, या तो आपको साइंटिफिक प्रूफ से या फिर आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो ऑथेंटिक लगी हो, सही लगी हो, तो ज़रूर इस बैच को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठाएँ। मिल